नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश फतह करने के लिए मैदानी चुनाव मोर्चा संभालेंगे। फिलहाल उनका फोकस विंध्य में रिकॉर्ड और बेहतर करने तथा महाकौशल में स्थिति सुधारने पर है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अक्टूबर को जबलपुर और 22 अक्टूबर को रीवा आ रहे हैं। शाह दोनों जगह कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। विंध्य और महाकौशल में भाजपा को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले जबलपुर में जनसभा कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की यह यात्रा पूरी तरह संगठन को कसने के लिए हो रही है। वे 22 अक्टूबर को रीवा में भी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। जबलपुर और रीवा में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जबलपुर में 4 सीटें भाजपा के पास तो 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का विजय। 22 अक्टूबर को रीवा में भाजपा की होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी, लेकिन साथ ही पूरे प्रदेश में चुनाव का एजेंडा भी सेट होगा। इस चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए भाजपा के लिए विंध्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन जरूरी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह समेत अन्य नेता शामिल होंगे। विंध्य क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीते 4 चुनावों के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ जातिगत राजनीति प्रभावी रहती है। इस इलाके में आपको बता दें, ब्राह्मण जनजाति वर्ग का खासा वर्चस्व है। कई क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग भी सियासत की बाजी पलटने का मादा रखता है। परिवर्तन के दौर में हालांकि इस बार भाजपा के सामने गढ़ बचाने की चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हेमंत, आम आदमी पर प्रवक्ता जुड़े हैं, हेमंत जोशी जी हैं, और कांग्रेस से हैं दीप्ति पांडे जी, और आशीष तिवारी हैं भारतीय प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। दीप्ति जी, कांग्रेस की भी विंध्य में, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विंध्य में चुनाव लड़ने की तैयारी है और अपनी सीटों को मजबूत करने की तैयारी है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? हेलो, आपको आवाज आ रही है दीप्ति जी? शायद दीप्ति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आशीष तिवारी जी, मैं आप तक आना चाहूंगी। अमित शाह जी मध्य प्रदेश में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को साधने की कवायद कर रहे हैं। क्या रणनीति रहने वाली है उनकी विंध्य और महाकौशल क्षेत्र को साधने के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, उसने विकास को लेकर 5 वर्ष तक काम किया है और हमारा इस मुद्दा भी विकास का है जी। और जहां तक रणनीति की बात है तो हमारी केवल एक ही रणनीति है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह को प्रत्याशी मानते हैं और उसे जिताने के लिए हमारा कार्यकर्ता काम करते हैं। उसी रणनीति पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाला जो समय होगा उसमें हम सब इस चुनाव में विजय होने के लिए प्रत्येक केंद्र में जन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आम लोगों तक हमारी पहुंच बढ़े, इसके साथ हमारे प्रत्याशी भी प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का प्रयास करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो ये हमारे प्रयास है और यही प्रयास हमारी रणनीति है। जी, दीप्ति पांडे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। जी दीप्ति जी, जबलपुर और रीवा में अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बाकी की भारतीय जनता पार्टी से 4 सीटें और लेने की क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की रणनीति सभी आम लेके मध्य प्रदेश में पुनः एक जनहित सरकार बनाना है। भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी। और वरिष्ठ नेतृत्व
मध्य प्रदेश के विषय में गंभीर चिंतन सवाल, जैसा कि आप जानते हैं, आप तो चौथा स्तंभ में बहुत अच्छे से आपको पता है कि हर गांव हर गली में कुछ भ्रष्टाचार, जिसके साथ तानाशाही बढ़ रही है, जैसे महिलाओं के ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं जी है ना। तो भूत भाव भ्रष्टाचार के साथ ही तानाशाही की जो सरकार है, इसको आम जनता ने भी पूरी तरह बना लिया है। पिछली बार भी कांग्रेस का पूरा भरोसा जनता ने बनाया था, जी छल के कारण, कुछ जयचंदों के कारण सरकार गिरी, और पूरे मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सुशासन की सरकार होगी। इसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और जनता भरपूर आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, आपके सवाल के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कल्पना शर्मा जी के पास जाऊंगी। कल्पना शर्मा जी, विंध्य और महाकौशल ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति के साथ इस क्षेत्र में उतरी है, लेकिन यहाँ तीसरा जो मोर्चा है इस वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप भी है और बसपा भी मैदान में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए क्या चुनौती रहने वाली है? हाँ, देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विंध्य और महाकौशल दोनों ही ऐसी सीटें रही हैं जहां पे अब तक देखा जाए बीजेपी ने, क्योंकि अच्छी एक बढ़त बना के रखी है। भले 4 सीटें अगर मैं इधर की बात करूं तो भले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बाकी अगर पार्टियों की भूमिकाएं देखी जाए तो वो उस तरह से कभी भी नहीं रही हैं। हाँ, वोट जरूर डिवाइड होती हैं, और वो वोट मार्जिन किस और ज्यादा जाता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ के कैंडिडेट के हिसाब से। तो एकदम आप ये कहेंगे कि जरूर वो इफेक्टिव होता है इस चुनाव में भी। उनकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए पिछली बार अगर नोटा की वोट परसेंटेज की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस बार बसपा सपा आप पार्टी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भूमिकाएं जरूर महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अगर मैं महाकौशल की बात करूं तो इस बार बीजेपी को मजबूरन वहां पे अपना दमखम दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर उनके लिए आसान एक डगर नहीं है। उसी के चलते अमित शाह जी का आना, दौरा और ये सब चीजें, संगठन भी वहाँ बहुत एक्टिव अपनी भूमिका में अब आ गया है। अब वो उस तरह से धरातल पे काम करने लगा है। लेकिन धर्मिष्ठा जी, ये इतनी सरल और आसान नहीं है, क्योंकि हमने अगर बात करें पिछले महापौर में जिस तरह से भूमिकाएं रही है, तो वो सीटें कहीं ना कहीं जरूर वोट किस तरह से कन्वर्ट करवाएंगी, नाराजगी को किस तरह से दूर करेंगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है इस इलेक्शन में। आपने कहा ये डगर आसान नहीं रहने वाली किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मैं आशीष हेमंत जी के पास जाऊंगी। हेमंत जी, इस बार आम आदमी पार्टी ने भी 30 उम्मीदवारों की सूची उतारी और उज्जैन उत्तर से अगर बात करें तो कांग्रेस के बागी नेता को टिकट दिया है आपने। जी देखिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी बड़े चुनाव लड़ने जा रही है। और जैसे महाकौशल ने विंध्य का बताया, वहाँ की जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया है और आगे भी हमें पूरी तरीके में जिताने जा रही है, क्योंकि उस एरिया में आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया है, चाहे वो केन बेतिया परियोजना हो या किसानों के लिए हो या मंडी की समस्या हो या रोजगार, पानी या विस्थापन की बात हो या सिंगरौली की कोयले खदानों का मामला हो, हमेशा आम आदमी ने फ्रंट फुट पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। इसलिए उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जी आशीष तिवारी जी, दीप्ति जी ने जैसा कि सवाल किया था उस समय भी कि हमारी सरकार आएगी, सुशासन की सरकार आएगी, सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार नहीं है। देखिए, आज आरोप लगाने की बात है तो आरोप कोई भी लगा सकता है जी, परंतु आरोप प्रमाणित तो हो। आज तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने आरोप कांग्रेस ने लगाए वो कभी प्रमाणित नहीं कर पाई। एक बात, दूसरी बात, काल्पनिक रूप से हम किसी भी बात को कह सकते हैं, परंतु कल्पनाएं वही करना चाहिए जो साकार हो सकती हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि आज वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास में ना तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक मुद्दे बचे हुए हैं जी। आप ये बताएं, ये किन मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे चुनाव? इनने तो 25 इसके पहले जब इनकी सरकारें हुआ करती थी उन्होंने काम ही नहीं किया। आज आप तुलनात्मक करते कहेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने समय तक कांग्रेस की सरकार रही, और आज हम जब 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर हैं तो हमने काम किया है। आप कोविड के समय का काम देखें, कोविड के बाद का काम देखें, और लगातार हमने वही योजनाएं बनाई जो जनता के लिए सीधे लाभकारी है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं हो, या इसके अतिरिक्त हम जब जाते हैं
तो लाडली बहना जैसी योजना बनाई एक बहन के सम्मान के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई एक बेटी के सम्मान के लिए, बेटी की सुरक्षा के लिए। हमने मध्य प्रदेश के अंदर वह कानून बनाया बहन की सुरक्षा के लिए, यदि कोई उसके ऊपर गलत निगाह डालता है तो फांसी देंगे। तो हमने तो ऐसे कानूनों का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि मध्य प्रदेश के अंदर एक सुशासन बना रहे जी। अब रही बात कांग्रेस की, तो आज कांग्रेस की भी पार्टी हो गई है, उनके बच्चे नहीं है तो केवल आरोप लगाते हैं जी। दीप्ति जी, सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप सबको पता है और पूरे मध्य प्रदेश को पता है कि कांग्रेस के पास लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जी। हमने किसान कर्जा माफ किया, आपको पता होना चाहिए कि कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया और 50-50 लाख तक हर किसान का कर्जा माफ हुआ। मध्य प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण हुआ। आज ये जो झूठे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये गायें सड़कों पर घूमती हैं, जिसके लिए गौशालाओं का निर्माण हुआ जी। आप ये बताइए, कांग्रेस में कमलनाथ जी ने ऐसी कई जनहितैषी योजनाएं थी और आज भी किसानों के बिजली के बिल माफ किए। कांग्रेस सरकार में वो लोग जो हम और आप बात करते हैं, वो लोग भी कम बिजली का बिल का भुगतान कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार में 15 महीने की जनहितैषी कमलनाथ जी की सरकार में आगामी योजनाएं भी और लेकिन ये सबको पता है आपने काम नहीं किया तब स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास की रफ्तार और एक नए विकास की इमारत शिक्षण संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में जितनी भी बेहतर योजनाएं आई हैं, वो भारत में कांग्रेस परिवार की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस के नेताओं का एक ठीक है दीप्ति जी ठीक है। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं दोनों ही पार्टी से एक सवाल जरूर कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कल्पना जी, बिल्कुल। कि सब महिला हित की अभी बात की जा रही थी, हमने ये दिया, हमने वो दिया, ये दोनों ही पार्टियां मिलाकर अगर बात की जाए तो आज जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की सूची जारी हुई, मतलब अब तक जो रिजल्ट आए हैं, सूची जारी हुई है, उस सूची में आपने कितने % महिलाओं को टिकट दिया है? 15% महिलाएं भी पूरी नहीं होती हैं। तो जब आप महिला हित की बात करते हैं तब ये कैसे भूल जाते हैं कि महिला के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आप उनको राजनीति में आगे लेके आएंगे, वो विजन रखेंगी। उस और कोई भी पार्टी काम करने के लिए नहीं चाहती है, चाहती सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। तो जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट महिलाओं से रिलेटेड दें, ये जरूर सोचे कि आपने उनके हित में आज तक किया क्या है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि जिस तरह से महिला हित की बात की जाती है, महिलाओं से केवल वोट लिए जाते हैं, महिलाओं के लिए किया कुछ नहीं जाता। बड़ी बात कही है आपने ये। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी के पास जाऊंगी मैं। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत स्थिति के साथ विंध्य और महाकौशल में लगे हुए हैं अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए। आम आदमी की क्या तैयारियां हैं इस क्षेत्र को जीतने के लिए? देखिए, पूरी तैयारी है हमारी। वहां पर हमारी महापौर भी है सिंगरौली में जी। और उस क्षेत्र का आसपास के सभी विधानसभा में उनका प्रभाव है। वहां पर पूरी टीम पूरी तैयारी से लड़ी हुई है और हम 100% बहुत अच्छा अप्रत्याशित परिणाम देने जा रहे हैं जी। आशीष जी, जिस तरह से अगर हम बात करें कि विंध्य को भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस वहां से लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, बसपा भी आपको चुनौती दे रही है और आप आम आदमी पार्टी भी आपको चुनौती दे रही है। ऐसे में इन सब चुनौतियों के साथ आप किस प्रकार विंध्य में मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे? देखिए, विंध्य के अंदर हमारा जो टिकटों का चयन हुआ है, वो कार्यकर्ताओं को टिकटें दी गई है जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी हैं। और आज विंध्य और बुंदेलखंड और महाकौशल, जो पूरा महाकौशल है, ये कहूँगा कि आप किसी भी विधानसभा में जाइए और विधानसभा में जाने के बाद में जो आप देखेंगे वहाँ का जो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों व्यक्तियों की राय लेंगे, तो आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। उसके कुछ कारण हैं।
हमने कृषि के क्षेत्र में उन्नति की, हमने जो कृषि के क्षेत्र में लगातार, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वह कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर आधारित है वहाँ का जनजीवन, यहाँ विंध्य का भी। तो आज जो सबसे बड़ी वहाँ पे एक परियोजना भी है जो हमारे अटल तकनीका के हैं, वेतवालिंग परियोजना बन रही है, और इस क्षेत्र को सिंचित करने का काम जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहरें बनाना, नर्मदा जी से बहुत सारी नहरें तैयार किया हमने। तो आप जब जबलपुर बेल्ट देखेंगे, उसके बाद में बुंदेलखंड का सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ देखेंगे तो आप लगातार पाएंगे कि इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। और आप वोट देखिए, पिछले चुनाव का वोट देखेंगे तो हमारे बुंदेलखंड के जो प्रत्याशी जीते हुए थे वह प्रत्याशी एक लंबी रेस से जीते हुए थे। कोई 28,000 से जीत रहा था, कोई 25,000 से जीत रहा था, कोई 20,000 से जीत रहा था। यदि इतने वोटों से जीत रहे थे तो उसका कारण है कि हमने कुछ काम किया है। आप उपचुनाव में भी जाए तो हमारा जो प्रतिपूर्व चुनाव हुआ उसमें भी हम 15,000 प्लस वोट से जीते। हम सत्ता में हारे भी तो हमारा अंधविश्वास था। तो हमें ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम ही हमारा वोट हमारा चुनाव हुआ है, वो काम के आधार पर ही बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि आपने कहा काम के बलबूते पर ही आप जनता के बीच में जा रहे हैं। दीप्ति जी, भाजपा के लिए विंध्य क्षेत्र की जीत कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने विंध्य की विधानसभा सीटों के चुनावी मैदान में प्रदेश के 3 मंत्रियों राजेंद्र शुक्ल, मीना सिंह व बिसाहूलाल साहू सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस क्या इन 3 दिग्गजों से लड़ पाएगी इस क्षेत्र में? देखिए, पहले तो हम आपको बताएं कि बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख है। उनके लिए व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। रही बात मंत्रियों की या दिग्गजों की, तो हम आपको बता दें ये जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। जनता की नजरों में अब ना कोई दिग्गज है बीजेपी का नेता, जनता की नजरों में झूठ है, फरेब है, बलात्कार है, बहन बेटियों के साथ जुमलेबाजी है, बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलना है, उनके साथ झूठ बोलकर 17 साल बाद फर्जी रक्षाबंधन मनाना और लाडली बहना जैसा लालच और प्रलोभन देना है। तो जनता के सामने कोई दिक्कत। दीप्ति जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। जिस तरह आपने कहा कि लाडली बहना का जो है प्रलोभन दिया गया है, कमलनाथ जी ने भी नारी सम्मान योजना का जो कहा था कि नारी सम्मान योजना में महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, तो ये भी प्रलोभन आप कहेंगी? इसको भी प्रलोभन कहेंगी? इसको आप इसलिए प्रलोभन नहीं कह सकती है क्योंकि उससे पहले आशीष जी गौशाला में बनने को किसान कर्जा माफ करके बहन बेटियों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो योजनाएं लागू की थी और 15 महीने में करके दिखाई थी। यहाँ तक कि झूठे हिंदूवादी लोगों को ये समझाया था राम वन गमन पथ देकर महाकाल लोग की आधार कर और ऐसे कई धार्मिक आयोजन करके कमलनाथ जी को मामा को संचालित करना था संज्ञा दे सकती है। उसके पहले लाडली बहना याद नहीं आई, जब बहन बेटियों से बलात्कार हुए तब याद नहीं आए, आदिवासियों के सिर पर जो अत्याचार मणिपुर में महिलाओं के अंदर एक कारण ही है। आपने बहनों के सम्मान की बात कर रही है तो आप बताएं कि मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब किस प्रकार से अपराध बढ़ा हुआ था। बहनों और बेटियों को डाकू ऐसी घटनाएं आई है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो किया। ठीक है आशीष जी, दीप्ति जी हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आशीष जी, दीप्ति जी, कल्पना जी, मैहर से नारायण त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी उन्होंने घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी नहीं है, कांग्रेस से वो लड़ नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी से लड़ने की घोषणा कर दी है और ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं? बिल्कुल, नारायण त्रिपाठी ने जिस तरह से घोषणा की है वो जानते हैं उनका जनाधार है जी, अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा जनाधार बनाया है, तो वो जानते हैं कि इसका जरूर बीजेपी को नुकसान होना है, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को। लेकिन अगर मैं बात करूं जिस तरह से आप इसमें सांसद सीधी से जो टिकट दिया है रीति पाठक ये एक ऐसा नाम है, चाहे आप राजेंद्र शुक्ल को कुछ दिन पहले इन्होंने मंत्री बनाया था, वो जानते थे कि इनकी देखिए कोई भी मंत्री यदि चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है
कि उसको जिताया जाए। क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि ये फिर से मंत्री बनेगा। इसी तरह से रीति पाठक क्योंकि सांसद रह चुकी थी, तो उनको वापस सांसद से विधायक का चुनाव लड़वाना, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इसलिए करने की कोशिश की है बीजेपी ने, क्योंकि वो जानती थी कि इस बार स्थितियां उतनी सामान्य इन क्षेत्रों में नहीं है। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स थे, जो लोग थे, उनका कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी। तो ऐसे कैंडिडेट्स को उतारने की कोशिश की गई है जिनकी इमेज साफ सुथरी हो। और काफी लंबे समय से अगर मैं बात करूं आपके राजेंद्र शुक्ल को, तो वो पार्टी में विधायक जरूर थे, लेकिन उसके चलते उनको कोई पद नहीं दिया गया था। ऐसा तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। कटनी से भी जिस तरह से संजय पाठक है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही चुनाव अपने उसमें विधानसभा में पहले से वोटिंग करा के बोला कि मुझे आप बताइए कि अब मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। एक तरह से एक रणनीतिक एक तैयारियों के तहत इन क्षेत्रों में कोशिश की गई है कि विंध्य और महाकौशल दोनों ही इस क्षेत्रों को हम जीत सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंगरौली से जिस तरह से महापौर बनी थी आम आदमी पार्टी की, वो बीजेपी के द्वारा ही, लोगों के द्वारा जानबूझ के हराई गई कैंडिडेट थी। बीजेपी ने ही अपने लोगों का विरोध किया था। के बिल्कुल सोची समझी रणनीति के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। हेमंत जी, आप विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को चुनौती मानते हैं या कांग्रेस को चुनौती मानते हैं? हमारे लिए तो दोनों पार्टी चुनौती है जी। पर बीजेपी का जो कुशासन है 18 सालों का, उससे पूरी जनता त्रस्त है। और इस बार वहाँ की जनता ने सोचा है कि बीजेपी को विदा करना है और आम आदमी पार्टी को वहाँ बहुत अच्छी तरह से बहुमत मिलेगा। और हम जैसे महापौर सिंगरौली में जीते, ऐसे वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी सीटें लेके आ रहे हैं। हेमंत जी, यहाँ एक सवाल और बनता है आपसे, जैसा कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता परेशान हो गई है, तो अगर जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया तो आप समर्थन करेंगे कांग्रेस का? देखिए, हम तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपने दमबूते पर लड़ रही है, हम हमारे दमबूते पर लड़ रहे हैं। हम पूरे 230 विधानसभा पर लड़ रहे हैं। आप मानेंगे कि वो कुशासन वाली सरकार नहीं है? देखिए, दोनों पार्टी की नीतियों से परेशान थी जनता जी। 18 साल का शासन भी देखा और 18 महीने का शासन भी देखा जी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को वहां पर सिंगरौली में एक महापौर देकर वहां की जनता ने जिताया। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, जैसा कि हेमंत जी का कहना है कि कुशासन से जनता परेशान है, इसीलिए सिंगरौली में महापौर को जिताया गया है। देखिए, आप पार्टी किसी की तो हो गई है, क्या बोले क्या ना बोले जी। एक साथ हाथ उठाकर अरविंद केजरीवाल जी सोनिया जी के बगल में खड़े होते हैं, रावल जी के बगल में खड़े होते हैं और एक साथ खड़े होकर पे रणनीति बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ की आप स्थिति देखें कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस और आप पार्टी लड़ रही है, तो वास्तव में आप पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है और बी टीम के जिम्मे वह चुनाव लड़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, कांग्रेस को 2 राज्यों में हराया हमने, दिल्ली में भी हराया है और पंजाब में भी हराया, और बीजेपी को एनसीडी में हराया और मध्य प्रदेश में भी हराने जा रहे हैं। हमारे लिए दोनों है, हम राष्ट्रीय पार्टी है, हमको विस्तार करने का अधिकार है और हम पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं, सभी जगह जाएंगे और सभी जगह हमको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बेरोजगारी की मार भी आज और दूसरी पार्टी पर है, आप पार्टी जिसका आज मैदान भी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। मतलब मैच खेलने के लिए कम से कम अभी फील्ड तैयार करना पड़ता है और अभी आप पार्टी का मध्य प्रदेश में फील्ड ही तैयार नहीं है, कैसे चुनाव हो रही जी। दीप्ति जी, अजय सिंह ने वीटो पावर लगाकर नारायण सिंह का टिकट कटवा दिया था। अब बताया जा रहा है, नारायण त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि अजय सिंह को वो चुनाव जीतने नहीं देंगे, मतलब उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ चुके हैं नारायण त्रिपाठी। ऐसे में इसका कितना नुकसान होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस को अब कोई नुकसान इसलिए नहीं होना है क्योंकि जनता इनकी झूठ को समझ चुकी है और जनता परेशान हो चुकी है इनकी भ्रष्टाचारी से, इनकी दोगलेपन से, इनकी जुम्मेवारी से, इनकी नारियल फूल की राजनीति करने से। दीप्ति जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई। दीप्ति जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाई। मेरा सवाल है कि अजय सिंह ने अपना वीटो पावर लगाकर नारायण सिंह का टिकट कटवा दिया था। ऐसे में उन्होंने कहा है, नारायण जी ने साफ कहा, नारायण त्रिपाठी ने साफ कहा है कि वो अजय सिंह को नहीं जीतने देंगे, उनको हराने के लिए कोशिश करेंगे वो। तो उसका कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ता का अब प्रत्याशी
उनका पंजा निशान है। जी और जो भी कांग्रेस बैनर तले चुनाव लड़ रहा है, जी हर उस प्रत्याशी को जिताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तन मन धन से संकल्पबद्ध है। अपने साथ में छल का बदला लेने के लिए ठीक है। पूर्ण बहुमत से फिर एक बार कांग्रेस और कमलनाथ सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। कार्यकर्ताओं ने भी, और यहाँ तक कि कांग्रेस को नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि अब वो बीजेपी की भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। ठीक है और दीप्ति इसका उदाहरण जन आशीर्वाद यात्रा है, जहाँ कुर्सियां खाली रही, इनके दिग्गज नेता आशीर्वाद मांगने जब निकले तो खुद बीजेपी के नेता अपनी दुकान या मकान छोड़कर उनकी रैली में शामिल नहीं हुए। इसका जवाब बिल्कुल हम आशीष जी से लेंगे। उसके पहले मैं कल्पना जी के पास जाऊंगी। सवाल वही है कि अजय सिंह ने वेटो पावर लगाकर नारायण त्रिपाठी को टिकट कटवा दिया था। ऐसे में नारायण त्रिपाठी ने साफ कहा है कि मैं अजय सिंह को जीतने नहीं दूंगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस समय जनता सर्वे रिपोर्ट कहती है, जनता अपना मूड थोड़ा कई बार बदलने की कोशिश करती है, तब इनके अंदर खाने की जो लड़ाई झगड़ा है, जब वो जमीन पर आ जाती है, जब वो सड़कों पे आने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो ये जो स्थितियां रहती हैं, इसी को लेकर के कांग्रेस हमेशा हार का सामना कभी इसलिए नहीं करती है कि देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही पार्टियों में एक अंतर, जो मैं बेसिक अंतर मानती हूँ कि बीजेपी में अगर कैंडिडेट या किसी व्यक्ति को पर्सनल कोई शिकायत होती है, देखिए आज भी लिस्ट जारी हुई, बहुत से लोग नाराज थे, लेकिन वो अंदर खाने में अंडर टेबल बैठ के डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और बाहर सड़कों पे उतर जाओगे और हल्ला करोगे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करो, जरा सी बात हो, वो बाहर सड़कों पे आ जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के लिए एक ड्रॉबैक रहता है, क्योंकि देखिए जनता कई बार कोशिश करती है कि देखिए किस क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय इस समय बीजेपी को हो चुका है, एक एंटी इनकम्बेंसी चीज होती है, वो समझना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पहले सीटों के बंटवारे को लेकर, अपने मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर जहां उन्हें उम्मीद जगने लगती है, वहां वो उन विषयों में उलझ जाती है। तो जो मेन विषय है कि पहले जीत तो आओ, उसमें उनका कहीं ना कहीं देखा जाए उतना दिलचस्पी नहीं रहती। ये एक बहुत दुखद बात है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मुद्दे से हमेशा भटक जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी, हेमंत जी, कल्पना जी और दीप्ति जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य क्षेत्र की कई विधानसभा सीटों को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीते 4 चुनाव के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ जातिगत राजनीति प्रभावी रहती है। इस इलाके में ब्राह्मण जनजाति वर्ग का खासा वर्चस्व है। कई क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग भी सियासत की बाजी पलटने का मादा रखता है। परिवर्तन के दौर में हालांकि इस बार भाजपा के सामने गढ़ बचाने की चुनौतियां हैं, जबकि कांग्रेस के भीतर अपना पुराना जनाधार वापस पाने की छटपटाहट भी साफ नजर आ रही। हमारे आज के खास कार्यक्रम में चक्कर राजनीतिका में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।